हेलो एवरीवन। देखो, अब आपके जितने भी हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके आ रखे हैं एआरएस प्री में, एसआरएफ में, उसको डिस्कस करते हैं। तो ये जो भी आपके बच्चे एग्रीकल्चर साइंटिस्ट में फूड की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। ठीक है, डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमने एसआरएफ का जो पेपर हुआ था फूड एंड प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग का, वो क्वेश्चन पहले डिस्कस करेंगे। अ फ्रूट फॉल्स फ्रॉम दिस मच हाइट इफ द कोएफिशिएंट ऑफ दिस रिबाउंड हाइट हमें निकालनी है, राइट। आपका जो फ्रूट है, राइट, ये आपका 2.5 मीटर से की हाइट से फॉल हो रहा है। हमें क्या निकालना है? जब ये फॉल होगा यहाँ पर, ठीक है, फिर ये से टकराएगा, फिर आपकी एक हाइट होगी, डेट इज रिबाउंड हाइट। क्या होती है? डेट इज रिबाउंड हाइट। ठीक है, ये रहा रिबाउंड हाइट को मैं दिखा रहा हूँ एच फाइनल से। आपकी इनिशियल कोई एच आई होगी, ये रहा। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ये आपका होता है COR, ये आपका होता है डेट इज अ फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाय इनिशियल वेलोसिटी। मतलब जब ये यहाँ पे इसने यहाँ पे था इसका वो कोलिजन हुआ, तो कोलिजन के बाद जो वेलोसिटी है डिवाइड बाय कोलिजन से पहले जो वेलोसिटी, उन दोनों का अनुपात, रेशियो ही क्या होता है? ये होता है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। अब अगर बात करूं पहले वेलोसिटी कितनी थी, वेलोसिटी कैसे निकालोगे? आप कर सकते हो वी आई इक्वल टू √2gh, राइट। कहाँ से आया है? एच इनिशियल होगी हाफ GT² की इक्वल होगी, राइट, वहां से आप डिराइव कर सकते हो। तो वेलोसिटी जो होती है √2gh की इक्वल है, इनिशियल वेलोसिटी, राइट। तो जो इनिशियल वेलोसिटी किसकी इक्वल होगी? √HI की इक्वल होगी। अगर आप देखोगे तो ऐसी फाइनल वेलोसिटी √HF की इक्वल होगी, फाइनल वेलोसिटी। तो अगर आप इन दोनों को रेशियो करोगे तो ये √HF/HI आ जाएगा। ये आपको गिवन है, डेट इज 0.2। क्या गिवन है? 0.2। तो अगर आप स्क्वायर करोगे तो HF² डिवाइड बाई HF डिवाइड बाई HI विल 0.2 का स्क्वायर, ठीक है, डेट इज 0.04। आपको इनिशियल गिवन है 2.5, तो H फाइनल आपकी हो जाएगी 2.5 इंटू 0.04, डेट इज 0.1। तो क्या आ जाएगा आंसर आपका? 0.1 मीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन टर्म्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज मेटल्स आर द बेटर देन दिस, इससे ज्यादा अच्छे होते हैं। अगर आप देखोगे तो ये जो होते हैं लगभग हार्डनेस, टफनेस और यील्ड स्ट्रेंथ में दोनों लगभग सेम होते हैं, बराबर होते हैं। सिरेमिक के साथ लेकिन प्रॉब्लम होती है इसमें, अगर ये इसमें थोड़ी सी भी जो आपका यील्ड स्ट्रेस के बियॉन्ड आप थोड़ी सी भी इसमें स्ट्रेस दोगे, जो इलास्टिक पॉइंट होता है उसके थोड़ी सी भी स्ट्रेस दोगे, तो इसमें प्लास्टिसिटी की प्रॉब्लम आ जाती है। तो सिरेमिक जो होते हैं बहुत ज्यादा खराब होते हैं इस चीज के लिए। तो इन दोनों का बिहेवियर जो होता है इन दोनों में अलग होता है। किसमें? डक्टिलिटी के रिस्पेक्ट में, डक्टिलिटी के रिस्पेक्ट में दोनों जो होते हैं मेटल जो है अलग होते हैं बिल्कुल। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। टोटल सोल्यूबल सॉलिड, मैंने बताया टोटल सोल्यूबल सॉलिड किससे मेजर करते हैं? रिफ्रैक्टोमीटर से। टेंशियोमीटर से क्या करा जाता है? सॉइल मॉइस्चर टेंशन को मेजर करा जाता है। पेनिट्रोमीटर से हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी परमिबिलिटी मेजर करी जाती है। थर्मोमीटर से टेम्परेचर मेजर करा जाता है। सरफेस एरिया ऑफ द लीफ ये आपका करा जाता है D से। प्लेनीमीटर मेथड आपका मेथड होता है जिससे हम सरफेस एरिया ऑफ लीफ मेजर करते हैं, बहुत ज्यादा मेन है। आगे गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट है, आपको ये दो स्टेटमेंट गिवन है, आपको बताना है कौन सा ठीक है। ठीक है, एक मिनट, ये पेन चलना खराब हो गया। हाँ, पहला है द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ अ सिंगल ग्रेन स्मॉलर देन द बल्क। आपको पता है सिंगल ग्रेन की जो थर्मल कंडक्टिविटी होती है वो कितनी होती है? 0.3 से 0.6 किलो कैलोरी पर मीटर आर डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। बल्क ग्रेन की अगर आप याद करोगे तो बल्क ग्रेन ने बताया था इसका आधा, इसका हाफ होता है 0.10 से 15 होता है। बल्क ग्रेन की थर्मल कंडक्टिविटी सिंगल ग्रेन से कम होती है, तो ये तो स्टेटमेंट गलत हो गया। सिंगल की ज्यादा होती है भाई, तो ये तो गलत हो गया, राइट। द एयर स्पेस प्रेजेंट विद इन द ग्रैनुलर बैक्टीरिया रिड्यूसेस द थर्मल कंडक्टिविटी। देखो ये सिंगल ग्रेन था, इसकी थर्मल कंडक्टिविटी कितनी है? इतनी है। लेकिन अगर मैं यही बहुत सारे ग्रेन लूं जिनको बोला जा रहा है बल्क ग्रेन, बल्क ग्रेन क्या है? एक से ज्यादा ग्रेन, तो इनके बीच में जो एयर स्पेस होता है वो इसकी थर्मल कंडक्टिविटी को डिक्रीज कर रहा है। नाउ व्हाई द बल्क की जो थर्मल कंडक्टिविटी है सिंगल ग्रेन से कम क्यों है? क्योंकि इसमें एयर वॉइड आ गया है। तो सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। द एयर प्रेजेंट विद इन द ग्रैनुलर बल्क मटेरियल रिड्यूसेस द थर्मल कंडक्टिविटी। बाय द थर्मल कंडक्टिविटी इसकी स्मॉलर क्यों है? क्योंकि इसमें एयर स्पेस आया था इसके बीच में। तो आपका जो है स्टेटमेंट आर ठीक है, ए जो है ठीक नहीं है। तो आपका डी ऑप्शन राइट है, ए इज नॉट करेक्ट, डी इज करेक्ट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। गिवन बोलो थोइंग इज स्लोअर प्रोसेस देन द फ्रीजिंग। आपको पता होना चाहिए थर्मल कंडक्टिविटी, अगर आपने पढ़ा हो तो जो आइस की थर्मल कंडक्टिविटी होती है वो वाटर की थर्मल कंडक्टिविटी लगभग 4 गुना होती है। ये वाटर की थर्मल कंडक्टिविटी से बहुत ज्यादा होती है। अगर थर्मल कंडक्टिविटी देखोगे तो सॉलिड्स में ज्यादा होती है, फिर लिक्विड्स में, फिर गैस में। सॉलिड से भी ज्यादा किसमें होती है? क्रिस्टल स्ट्रक्चर में, डायमंड वगैरह हो गए ये सब, ये आपको पता होना चाहिए, है ना। अब थोइंग क्या होता है? थोइंग आपका होता है फ्रीजिंग क्या होता है? वाटर का आइस में मेल्ट होना, राइट, वाटर का आइस में कन्वर्ट होना फ्रीजिंग है। थोइंग इसका उल्टा होता है, आइस का वाटर में।
बिकॉज द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ आइस, अगर आप देखोगे के ऑफ आइस के वाटर से ज्यादा है, इसलिए थोइंग में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। इट्स वेरी वेरी स्लो प्रोसेस, द टाइम टेकन बाय द थोइंग इन द फ्रीजिंग इज वेरी हाई। थोइंग बहुत स्लो प्रोसेस है, बहुत धीरे धीरे होती है। आप रख दोगे आइस को, इट विल टेक टाइम इनटू दिस, राइट। वाटर तो आपका जल्दी मेल्ट हो जाएगा, फ्रीज जल्दी हो जाता है, लेकिन थोइंग बहुत ज्यादा टाइम लेती है। तो थोइंग इज स्लोइंग प्रोसेस, बिल्कुल ठीक है। थोइंग आपके स्लोइंग प्रोसेस है। द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ आइस हायर देन द वाटर, बिल्कुल ठीक है। अब इसमें आंसर क्या होगा? बोथ ए एंड आर एन करेक्ट। एंड ये स्लो क्यों है? क्योंकि इसकी थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा है, दैट्स व्हाई दिस प्रोसेस इज वेरी स्लो। तो कथन the statement R and the statement R both are correct and the statement R is correct explanation of the statement है। आप समझ रहे हो? Because the thermal conductivity of the ice is higher, that's why it is taking much time। जो thawing में हो रहा है आपका ज्यादा टाइम लग रहा है, ये ज्यादा टाइम लग रहा है as compared to freezing। Why? क्योंकि इसकी thermal conductivity ज्यादा है। तो क्या हो जाएगा आपका आंसर A। both A are and correct and R is correct explanation of A। R जो है A की सही व्याख्या कर रहा है। नेक्स्ट, some facts about the angle of the repose and the angle of the friction given of which of the following is true। angle of the repose and the angle of the internal friction are same। कोई रिसर्च ऐसी नहीं बता रही जिसमें अलग सेम हो, कोई भी रिसर्च पेपर ऐसा नहीं है। जनरली एंगल ऑफ रिपोज जो होता है एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन से ज्यादा होता है। पहली बात तो दोनों अलग अलग है। एंगल ऑफ रिपोज आपकी एबिलिटी ऑफ फ्लो की प्रॉपर्टी बताता है, और ये आपका कोहेसिव की प्रॉपर्टी जनरली बताता है। द एंगल ऑफ रिपोज कैन बी कैलकुलेटेड इफ द एंगल ऑफ द इंटरनल फ्रिक्शन इज नोन। बहुत सारे अभी रिसर्च पेपर ऐसे हैं जो बोलते हैं कि फाई आर और फाई आई, इन्होंने रिलेशनशिप के लिए बहुत सारी रिसर्च करी है, पर कोई भी ऐसा रिलेशनशिप नहीं मिला है कि अगर हमें फाई आई पता हो तो हम फाई आर निकाल लें। ये इंटरनल फ्रिक्शन है या आपका रिपोज है, मतलब कोई भी डायरेक्ट कोई इक्वेशन नहीं है हमारे पास। अभी कोई भी रिसर्च पेपर ऐसा नहीं है जो इन दोनों का रिलेशनशिप बता सके, तो ये भी गलत हो गया। द एंगल ऑफ द रिपोज एंड द एंगल और इंटरनल फ्रिक्शन आर टोटली डिफरेंट, बिल्कुल ठीक है। एक रिसर्च पेपर है सोरगम पे, सोरगम एक क्रॉप है। If you see that research paper, they say they are the entirely different for this crop, so that's why this statement can be true। The angle of the repose is generally higher than the angle on the internal friction, बिल्कुल ठीक है। D भी ठीक है। ये E यहाँ पे आना चाहिए था, यहाँ से E स्टार्ट है, तो ये एंगल ऑफ रिपोज तो ज्यादा होता है। E the angle of repose is generally lower than, ये गलत है। तो आपके कौन कौन से ठीक है? C and D। तो कौन सा हो गया आपका? B, C and D ओनली। तो हमेशा ध्यान रखो कि एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन, इनके बीच में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है अभी, ये दोनों बिल्कुल डिफरेंट है। कोई रिसर्च पेपर पढ़ना चाहता है तो सोरगम, क्रॉप, एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन करना, नेट सर्च करना, यू विल फाइंड रिसर्च पेपर, यू कैन गो थ्रू इन दैट, राइट। आगे बढ़ते हैं। सम फैक्ट्स अबाउट द थर्मल कंडक्टिविटी आर गिवन बिलो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ फूड मटेरियल्स देन द, ये इससे कम होती है। देखो अब हम बात करें, अगर मैं थर्मल कंडक्टिविटी का सीक्वेंस लिखूं, मेटल्स की ज्यादा होती है नॉन मेटल से। मेटल और नॉन मेटल दोनों किस में आ जाएंगे? सॉलिड्स में आ जाएंगे। फिर आपकी लिक्विड की आती है, फिर आपकी गैस की आती है। ये आपका सीक्वेंस होता है थर्मल कंडक्टिविटी का, राइट। फूड मटेरियल की थर्मल कंडक्टिविटी लगभग 0.2 से 0.6 के बीच में होती है वाटर पर मीटर केल्विन में, राइट। ये रेंज। तो जो फूड की थर्मल कंडक्टिविटी होती है इनसे तो बहुत ही कम होती है मेटल्स की। तो मेटल्स की तो बहुत हाई तक जाती है यार, बहुत हाई, लगभग 600-700 तक चली जाती है जाने में। तो जो फूड की थर्मल कंडक्टिविटी होती है मेटल से कम होती है। क्यों? क्योंकि जो फूड होता है ना, इसमें मॉइस्चर कंटेंट होता है, लाइक फूड पार्टिकल्स के बीच, तो वो हीट को फ्लो नहीं होने देता। ड्यू टू दिस मॉइस्चर कंटेंट द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ फूड इज स्लोअर देन द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ दिस मेटल। तो ये बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है। सेकंड, लोअर थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ फूड मेनली ड्यू टू द मॉइस्चर कंटेंट, ये भी बिल्कुल ठीक है। थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ फूड मेटल से कम है, लेकिन क्यों है सर? उसमें मॉइस्चर कंटेंट होता है फूड में। आप देख रहे हो फूड के पार्टिकल्स के यहाँ पे पार्टिकल्स के अंदर मॉइस्चर कंटेंट है, तो अगर वो हीट फ्लो होगी ना तो वो हीट को सही से फ्लो नहीं होने देगा। और कंडक्टिविटी क्या दे रही है? इट्स द रेट ऑफ द हीट ऑफ द फ्लो। गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स आर द बैड थर्मल, क्या गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स आर बैड थर्मल कंडक्टर? नहीं। जनरली इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स वो होते हैं जिनसे इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छे से बहे। थर्मल कंडक्टर वो होते हैं जिनसे हीट बहुत अच्छे से बहे। और जनरली ऐसा दोनों में कोरिलेशन नहीं होता, लेकिन अगर गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है तो ज्यादा चांसेस है कि गुड थर्मल कंडक्टर भी हो, बैड तो नहीं होगा। तो ये तो बिल्कुल गलत है। ग्लास इज अ बैड थर्मल इंसुलेटर। देखो ग्लास एक ऐसा मटेरियल है जो कंडक्टर और इंसुलेटर दोनों की जगह यूज होता है। इफ यू सी द ग्लास, ये ठीक है, ये ठीक है हमारा, ये गलत है। अब ग्लास पे आते हैं। ग्लास जो है आपका दोनों जगह यूज होता है, थर्मल इंसुलेटर और थर्मल कंडक्टर, राइट। ग्लास के साथ अगर आप देखोगे तो इसमें
इंसुलेटर तो ये फिर भी अच्छा करता है, मतलब इंसुलेटर के लिए फिर भी ठीक है, कंडक्टर ये अच्छा नहीं होता, तो इसको जनरली बैड थर्मल कंडक्टर बोला जाता है। इट्स अ गुड थर्मल इंसुलेटर बट अ बैड थर्मल कंडक्टर। तो यहाँ पूछा है बैड थर्मल नहीं, गुड थर्मल इंसुलेटर होता है, ये गुड होता है, तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया। थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ आइस हायर देन द वाटर, बिल्कुल ठीक है, आइस तो सॉलिड में आ गया, सर वाटर से ज्यादा होती है। और यही पूछा होता है कितनी गुना होती है, सर आइस की थर्मल कंडक्टिविटी 4 टाइम्स होती है वाटर की, ये भी फैक्टर तो होना चाहिए। तो कौन कौन से ठीक है आपके, ए बी एंड ई, तो सी इसका राइट आंसर है, ए बी एंड ई ओनली। नेक्स्ट बढ़ते हैं। द शेप ऑफ दिस लेमन फ्रूट, मैंने बताया था प्रोलेट होता है तो प्रोने लगा दी, लाइक प्रो जो होते हैं ये प्रोलेट कैसे बनते हैं, मेजर एक्सिस के अराउंड वो करोगे, लाइक आपके पास इलिप्स है कोई भी, या आपके पास एक इलिप्सोइडल ऑब्जेक्ट है ये रहा, जिसकी मेजर एक्सिस 2a है, माइनर एक्सिस 2b है, और 3D में ऐसा है, राइट। अब अगर मैं इसको मेजर एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व करूंगा, मेजर एक्सिस के अबाउट, तो मेरा क्या बनेगा, प्रोलेट बनेगा। माइनर एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व करूंगा, राइट, इसको रिवॉल्व कर सकते हो, लेकिन आपने मेजर एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व करा है ऐसे ही, तो ये फिगर जो है कुछ ऐसे बनेगी, ये आपका प्रोलेट हो गया। अगर मैं माइनर एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व करूं ऐसे, राइट, तो आपका ये फिगर ऐसे बनती है, कुछ ऐसे बनेगा, तो ये ओब्लेट होता है। तो ओब्लेट मैंने बताया था माइनर, और प्रो तो मतलब प्रो है, प्रो मतलब मेजर, मेजर भाई प्रो है, मेजर जितने भी काम होते हैं प्रो लोग करते हैं ना, प्रो लोग क्या होते हैं जैसे काम में अच्छा होना, और प्रोलेट का मैंने कहा था प्रो ने लगा दी मेजर, ठीक है, लगाने का लेमन और ग्रेप, तो लेमन और ग्रेप दोनों प्रोलेट में आते हैं, याद करने का तरीका, तो बी क्या हो जाएगा, लेमन क्या हो जाएगा, प्रोलेट हो जाएगा। तो ये मेजर एक्सिस के अबाउट रिमोट करते हैं, ओब्लेट आपका माइनर एक्सिस के अबाउट रिवोट करते हैं, ये सब पता होना चाहिए। द एंगल ऑफ रिपोज विद एन इंक्रीज इन द मोशन कंटेंट, एंगल ऑफ रिपोज जो होता है आपका एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन से ज्यादा होता है, मोशन कंटेंट आप इंक्रीज करोगे तो एंगल ऑफ रिपोज इंक्रीज करेगा। अगर आप देखोगे रिसर्च पेपर एक है 10 इज प्रोपोर्शनल टू द m, ये इक्वेशन है व्हिच इज गिवन बाय दिस, तो अगर आपका एंगल ऑफ रिपोज ज्यादा है तो मोशन कंटेंट के साथ वो इंक्रीज करता है, तो ये इंक्रीजेस। ये रियोलॉजी मैक्सवेल मॉडल क्या होता है, देखो रियोलॉजी में क्या था, हमारे कुछ मटेरियल आपके क्या होते हैं, विस्कस होते हैं जो फ्लूइड्स होते हैं, सॉलिड्स जो होते हैं आपके इलास्टिक होते हैं। हमें विस्को इलास्टिक मेजर जो है स्टडी करना होता है। जो विस्कस में जिन्होंने काम किया था वो आपके थे न्यूटोनियन साइंटिस्ट, ये हमने पूरा डिस्कस भी करा था। इलास्टिसिटी में काम करा हुक्स ने, इन दोनों ने काम करा। लेकिन एक आया फिर विस्को इलास्टिक, कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो दोनों बिहेवियर शो करते हैं, तो विस्को इलास्टिक के लिए हमारे पास 3 मॉडल आए जो विस्को इलास्टिक मतलब विस्कस प्रॉपर्टी और इलास्टिक प्रॉपर्टी भी डिस्कस करते हैं। ये फूड है, अब मान लो कि फूड दोनों प्रॉपर्टी शो कर रहा है, विस्कस एंड इलास्टिक, तो उन्होंने बोला हम क्या करेंगे, स्प्रिंग डैशबोर्ड मॉडल होता है। ये क्या होता है, स्प्रिंग एंड डैशबोर्ड। स्प्रिंग आपको दिखाता है इलास्टिक बिहेवियर। इलास्टिक बिहेवियर क्या होता है, लाइक स्प्रिंग को आपने खींचा, सॉलिड का मतलब खींचा है अपनी जगह पे वापस लाएगा, इलास्टिसिटी दिखाएगा। डैशबोर्ड क्या होता है, ये आपका दिखाएगा विस्कस को। तो 3 मॉडल आप क्या है, मैक्सवेल, केल्विन और बर्गर या फिर एसएलआर जिसको बोला जाता है। मैक्सवेल ने बोला हम इन डैशबोर्ड और स्प्रिंग को सीरीज में अटैच करेंगे, ये स्प्रिंग और डैशबोर्ड है, इट विल बी अटैच इन द स्प्रिंग सीरीज। केल्विन ने बोला नहीं ये सर पैरेलल रहेंगे, पैरेलल ये। और बर्गर ने बोला दोनों यूज करेंगे, ये पैरेलल भी और सीरीज भी ये। तो मैक्सवेल मॉडल जो था स्ट्रेस रिलैक्सेशन था, स्ट्रेस रिलैक्सेशन, ये आपका स्ट्रेस रिटार्डेशन था और क्रीप बिहेवियर को स्टडी करता था। तो इन रियोलॉजी मैक्सवेल मॉडल इज रिप्रेजेंटेड एट व्हेन द स्प्रिंग एंड दिस, ये क्या सीरीज में हो, तो ये डी। एक क्वेश्चन यही बनता है कि स्प्रिंग कौन से बिहेवियर को दिखा रहा है, इलास्टिक बिहेवियर को। डैशबोर्ड किसको दिखा रहा है, विस्कस बिहेवियर को। स्प्रिंग जो है अगर मैं इसको इलेक्ट्रिकल सर्किट से रिपीट करूं तो ये कैपेसिटर को दिखाता है, कैपेसिटर को, कैपेसिटेंस को। और ये किसको दिखाता है, रजिस्टर को दिखाता है, यही पूछा जाता है। तो ये सब चीजें होती है। पैरेलल किसमें रहेगा, केल्विन में रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द अमाउंट ऑफ द हीट, यही है ना, the amount of the heat conducted across the unit area for the unit thickness of the material in a unit time for the unit change in a temperature is, आपको पता है अगर ये मेरा सॉलिड है, राइट, दिस, अगर आप इसका 3D ब्लॉक लोगे, ये रहा, आपकी क्यू अमाउंट ऑफ हीट आ रही है, जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी ए है, इसका टेम्परेचर ग्रेडियंट जो है डेल्टा टी है और ये एक्स लेंथ है। तो आपको पता है क्यू का फॉर्मूला आपका होता है माइनस के ए डेल्टा टी बाई डेल्टा एक्स। तो अगर मैं एरिया को 1 कर दूं और टेम्परेचर ग्रेडियंट जो है उसको 1 कर दूं तो जो थर्मल कंडक्टिविटी होगी वो हीट के इक्वल होगी। सो इट्स द अमाउंट ऑफ द हीट नीड फॉर द 1 यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया, परपेंडिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया फॉर अ 1 यूनिट इन टेम्परेचर ग्रेडियंट। तो यही पूछा है, द अमाउंट ऑफ द हीट नीडेड फॉर द 1 फॉर अक्रॉस द यूनिट एरिया, राइट, ए इक्वल टू 1। आप इक्वेशन में ए इक्वल टू 1 और डेल्टा टी बाई डेल एक्स इक्वल टू 1 कर दो, क्यू इज इक्वल टू के आ जाएगा, तो थर्मल कंडक्टिविटी हो जाएगी, डेट इज डी। नेक्स्ट आगे, हाँ
हाँ मतलब ये यही क्वेश्चन सही आ गया। दैट प्रॉपर्टीज मे बी डिफाइंड एज अ साइन व्हिच डील्स विद द डिफॉर्मेशन एंड द फ्लो। ये रहा, देखो मैंने बताया था रियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज होती है। रियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? जो आपका विस्कस, इलास्टिक और प्लास्टिक बिहेवियर को स्टडी करती है। होता क्या है, देखो आपने शेयर स्ट्रेस लगाई, आपके पास तीन आपके होते हैं, लाइक कोई भी फूड सॉलिड हो सकता है, ये इलास्टिसिटी को दिखाएगा, लिक्विड हो सकता है और गैस हो सकती है, राइट। ये अब अगर आप मैं सॉलिड में शेयर स्ट्रेस लगा रहा हूं, ये सॉलिड आपका ऐसे रखा हुआ था, तो इसमें डिफॉर्म होगा, ये थोड़ा सा डिफॉर्म होगा, हल्का सा हिलेगा। लेकिन अगर यही सोचो लिक्विड अगर कोई फ्लो हो रहा है, तो वहां पे विस्कोसिटी रेल आती है शेयर स्ट्रेस में। तो मतलब रियोलॉजी में हम पढ़ते हैं सॉलिड में क्या हो रहा है सर, डिफॉर्मेशन हो रहा है, तो वी विल स्टडी दिस बिहेवियर अंडर द अप्लाइड स्ट्रेस। लिक्विड में वी विल स्टडी द फ्लो, और इन दोनों को स्टडी करते हैं हम रियोलॉजी में। मतलब वी विल सी हाउ द स्ट्रेस, इफ यू अप्लाई द स्ट्रेस, हाउ द थिंग्स आर चेंजिंग इन बोथ द सॉलिड्स एज वेल एज द, इनको लिक्विड और गैस को फ्लूइड बोला जाता है, फ्लूइड में। तो ये आपकी होती है जिसमें डिफॉर्मेशन एंड फ्लो दोनों स्टडी कराया जाता है, ए रियोलॉजी। द रिलेशनशिप बिटवीन द थर्मल कंडक्टिविटी एंड दिस, आपको पता होता है अगर मान लो कि ये है, राइट, इसकी थर्मल कंडक्टिविटी के है, इसकी स्पेसिफिक हीट सी है, इसकी डेंसिटी रो है, तो थर्मल डिफ्यूजिविटी आपकी होती है के डिवाइड बाई रो सीपी, ये आपकी होती है, दैट इज थर्मल डिफ्यूजिविटी। ये आपका रेशियो होता है थर्मल कंडक्टिविटी टू अल्फा इनटू रो इनटू सीपी। तो आपका ए इज राइट आंसर, बिल्कुल थर्मल डिफ्यूजिविटी। ये स्टोरेज कैपेसिटी को दिखाता है। That spheroid is formed when the ellipse rotates about its major axis। मैंने बताया था ये ellipse है, ये रहा, ये आपकी 2a है मेजर एक्सिस, ये 2b है माइनर एक्सिस। अब मैं इस मेजर एक्सिस, मैंने बताया था ना प्रो मेजर, जो प्रो काम होते हैं सारे मेजर काम को प्रो बंदा करता है, और प्रो बंदे ने लगा दी, तो दोनों फैक्ट याद होगा, लेमन, ग्रेप और मेजर। तो मेजर एक्सिस के रिवॉल्व करें तो प्रोलेट हो जाएगा। ओब्लेट क्या होता है? माइनर एक्सिस के राउंड। राउंड क्या होता है? स्फेरॉइड होता है। आगे बढ़ते हैं। इफ बल्क डेंसिटी एंड ट्रू डेंसिटी एंड दिस देन द पोरोसिटी, आपको पता है ये छूट गया है, रो बी बाई रो टी होगा पहला ऑप्शन, ऐसे करके, फिर रो टी बाई रो डी है, ऐसे करके ना ऑप्शन है जीरो, ऐसे करके। तो पोरोसिटी का फॉर्मूला आपका होता है 1 माइनस का बल्क डेंसिटी डिवाइड बाई ट्रू डेंसिटी। बल्क डेंसिटी और ट्रू डेंसिटी क्या होती है? ये आपका कोई भी फूड है, ये रखा हुआ है। बल्क डेंसिटी आपकी होती है टोटल मास डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम। ट्रू डेंसिटी आपकी होती है टोटल मास, वॉल्यूम कौन सा? वॉइड स्पेस हटा दो, देखो इनके बीच में खाली स्थान भी तो होगा, एम्प्टी स्पेस भी तो होगा इन पार्टिकल के बीच में। मैं सिर्फ एक्चुअल वॉल्यूम ले रहा हूं, तो इट्स अ v माइनस वीवी। पोरोसिटी की बात करें, पोरोसिटी आपका होता है वॉल्यूम ऑफ वॉट्स डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम। अब यहां से इक्वेशन निकालो, आप इसको डिराइव कर सकते हो, इसको कुछ भी नहीं करना। ये देखो ये क्या हो जाएगा, v माइनस वीवी इज इक्वल टू m बाई रो टी होगा। v की वैल्यू यहां से निकाल दो, m बाई रो बी, m बाई रो बी माइनस वीवी, m बाई रो टी, ऐसे करके आप डिराइव कर सकते हो, आपकी ये क्वेश्चन आ जाएगी दिस। बहुत ही बच्चों वाली चीज है। और मैंने बताया था ट्रू डेंसिटी हमेशा ज्यादा होती है, देखो ट्रू है सच्चाई, सच्चाई तो हमेशा ज्यादा होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल कैन बी यूज्ड इन दिस रियोलॉजिकल बिहेवियर? रियोलॉजिकल बिहेवियर के लिए आपके तीन मॉडल है, मैक्सवेल, केल्विन और बर्गर, SLR। ठीक है, तो भाई फिक्स मॉडल तो मास ट्रांसफर में यूज होता है, ये तो नहीं है। केल्विन मॉडल यूज होगा। प्लैंक्स मॉडल आपका फ्रीजिंग में यूज होता है, ये भी नहीं है। बोन्स मॉडल आपका साइड रिडक्शन में यूज होता है, ये भी नहीं है। तो ओनली बी इज राइट आंसर। When the value of n less than 1 for the shear stress the fluid is known as, देखो आपको पता होना चाहिए, ये आपका होता है न्यूटोनियन फ्लूइड। क्या होता है सर? ये न्यूटोनियन होता है। आपका n लेस देन 1 होता है और n हायर देन 1 होता है। n लेस देन 1 आपका होता है सूडो प्लास्टिक। क्या होता है? सूडो प्लास्टिक, जिनको शेयर थिनिंग, THIN, पतला, थिन। डिलीटेंट में दिल वाले, दिल वालों के लिए सब चीज बढ़िया। n ग्रेटर देन 1 भी है, डिलीटेंट भी है, डिलीटेंट भी है और थिकिंग भी है, शेड थिकिंग। और दिल वाला गुफा में रहता था कौन केव, CAVE, और ये कॉन्वेक्स। सूडो तो गंदा बच्चा है जिसका सब कुछ कम है। अब देखो ये है क्या, बेसिकली बता क्या रहा है? ये बता रहा है डिलीटेंट। अब इससे पूछा गया n लेस देन 1 किसके लिए होगा? ये वाला। मतलब जिसकी विस्कोसिटी, अगर देखो यहाँ पे स्लोप खींचो, ये विस्कोसिटी ज्यादा है, यहाँ पे स्लोप खींचोगे विस्कोसिटी कम हो गई, मतलब फ्लैटर होता जा रहा है। स्लोप का दिखा रही है विस्कोसिटी को, ये क्या टाउ क्या है, प्रोपोर्शनल हो रहा है dv/dy के। ये स्लोप क्या बताता है? म्यू dv/dy। ये आपका होता है इसके लिए n इक्वल टू 1। इन दोनों के लिए इक्वेशन अलग होती है। इनकी इक्वेशन होती है टाउ इज इक्वल टू m dv/dy की पावर n। ये कंसिस्टेंसी और फ्लो इंडेक्स होते हैं m और n। अब सूडोप्लास्टिक में क्या होता है कि आपकी अगर शेयर स्ट्रेस बढ़ाओगे तो विस्कोसिटी विल गेट डिक्रीज, बिकॉज इसमें क्या हो रहा है, आपकी स्लोप धीरे धीरे कम हो रही है। यहाँ पे देखो डिलीटेंट में क्या हो रहा है, अगर आप विस्कोसिटी शेयर बढ़ाओगे विस्कोसिटी बढ़ेगी। मतलब इस पॉइंट स्लोप खींचो, इस पॉइंट स्लोप खींचो, बढ़ रही है स्लोप हर पॉइंट पर, राइट। अगर आप इस पॉइंट स्लोप खींचोगे ये रही,
ये बढ़ रही है। तो अब पूछा है n लेस देन 1 किसके लिए होगा सर? बी, स्यूडोप्लास्टिक के लिए। स्यूडोप्लास्टिक के लिए तो शेयर स्ट्रेस बढ़ाई, विस्कोसिटी कम हो गई, क्योंकि देखो स्लोप ये वाला करवाया ना, आपकी हर पॉइंट पे स्लोप डिक्रीज हो रही है। आगे बढ़ते हैं। That is a point on the force deformation curve which shows the failure in this material. आपका ये होता है बी। जैसे अगर आप देखोगे तो स्ट्रेस और स्ट्रेस का लीनियर रिलेशनशिप होती है, ये स्ट्रेस है और ये स्ट्रेन है, ये इलास्टिसिटी पॉइंट है। फिर आपका ये यील्ड पॉइंट होता है, इसके बाद अगर डिफॉर्म करोगे तो परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाएगा, तो ये आपका बायो यील्ड पॉइंट मिलता है यहाँ पे आपको। नेक्स्ट, एंगल बिटवीन द बेस एंड द स्लोप ऑफ द कोन फॉर्म्ड ऑन द फ्री वर्टिकल। अगर आप देखोगे ये फ्री वर्टिकल फ्लो हो रहा है, ये आपका बेस ऑफ द प्लेटफॉर्म है सर, ये बेस ऑफ द प्लेटफॉर्म है। तो जो आपका बेस ऑफ द प्लेटफॉर्म है, जो आपका एंगल ऑफ हीप है, लाइक वो फूड गिर रहे हैं, ग्रेन्स गिर रहे हैं, फ्री वर्टिकल फ्लो हो रहा है, तो ये आपका एंगल ऑफ रिपोज होगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है? tan phi r। अगर आप देखोगे तो ये किसके इक्वल होगा? अगर मैं ये डेल्टा एच दिखा रहा हूँ, जिसको एच बी माइनस एच ए लिखते हैं, और ये आपका डी बी है, ये तो ये आपका होता है tan phi r डेल्टा एच। अगर आप ये ट्रायंगल लगो, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला, तो tan phi r किससे होगा? डेल्टा एच डिवाइड बाई डी बी बाई 2। डी बी टोटल है, जगह डी बी बाई 2। डेल्टा एच को मैं लिख सकता हूँ एच बी माइनस एच ए 2 डिवाइड बाई डी बी। तो ये आपका एंगल ऑफ रिपोज होता है बी। ये कैसे दिखाता है? एबिलिटी ऑफ फ्लो, एबिलिटी ऑफ फ्लो को ये शो करता है। नेक्स्ट, सेंट विनेट मुंडी क्या रिप्रेजेंट करती है? तो मैंने बताया था आपका मटेरियल आपके 3 टाइप के होते हैं, सॉलिड्स, लिक्विड और गैस। तो सॉलिड में जो साइंटिस्ट उन्होंने हुक्स ने काम किया, दे हैव गिवन द परफेक्ट इलास्टिक बिहेवियर। उन्होंने बोला कि इलास्टिक बिहेवियर का काम दिया। फिर आपके एक साइंटिस्ट आए जिन्होंने विस्कोसिटी, मतलब लिक्विड में तो विस्कोसिटी पे डिफाइन करते हैं, जो विस्कोसिटी काम करा न्यूटोनियन ने काम करा। थर्ड एक साइंटिस्ट है जिन्होंने प्लास्टिसिटी पे काम करा, क्योंकि आपको 3 बिहेवियर से आप जज कर सकते हो, इलास्टिक, विस्कस और प्लास्टिक। जो इसमें काम करा उन्होंने सेंट विनेट ने करा। किसने? सेंट विनेट ने। तो आइडियल इलास्टिक बॉडी आपकी होती है हुक की, आइडियल विस्कस बॉडी आपकी होती है इसकी, और आइडियल प्लास्टिक बॉडी आपकी होती है सेंट विनेट की। विनेट याद करना भी आसान है, वीआईपी, विनेट से पी और ये वी। तो पूछा है कि सेंट विनेट कौन से बता रहा है? आइडियल प्लास्टिक। इलास्टिक कौन बताएगा? हुक। विस्कस कौन बताएगा? ये न्यूटोनियन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इफ द फ्रूट्स हैविंग द एग शेप, मैंने बताया था एग की शेप हो और ब्रॉड एट द स्टेम एंड, तो वो कौन से होते हैं? ओवेट। क्या हो जाएगा आपके? ओवेट। ओवेट आपका होता है एग शेप वाले, और जो ब्रॉड भी होते हैं स्टेम एंड पर, तो ये आपका ओवेट हो जाएगा। The ratio of the diameter of the largest inscribing circle to the diameter of the smallest inscribing circle क्या होता है? स्पेरिसिटी। ये आपका होता है largest inscribing to the smallest circumscribing। स्पेरिसिटी क्या होती है कि स्पेयर के रिस्पेक्ट में उसकी चीजें कैसे वो है, अलग है। ये आपकी शेप को मेजर करती है, राउंडनेस की मेजर करती थी, शार्पनेस को मेजर करती थी। ये दिखाता है कि अगर मैं मान लो कोई फूड है, मैं उसके बाहर एक सर्कल खींचूं ऐसे जाता हूं, और इसके अंदर एक सर्कल खींचूं, पूरा स्क्रैप कर रहा हूं, तो इन दोनों के डायमीटर का रेशियो स्पेरिसिटी है। स्पेरिसिटी की एक और डेफिनेशन क्या होती है? वॉल्यूम टू सरफेस, सॉरी सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो ऑफ स्पेयर टू सरफेस ऑफ वॉल्यूम रेशियो ऑफ पार्टिकल। पार्टिकल ऑफ स्पेयर होगा, ठीक है, ये देख लेना। तो क्या रहेगा? बी आपका स्पेरिसिटी रहेगा। नेक्स्ट, इन अ बॉडी वेयर द स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन, ये क्या होगा आपका? ये आपका हुक फ्लो होता है, क्योंकि स्ट्रेन वर्ड आ गया है, ध्यान रखो। न्यूटोनियन क्या था? स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ग्रेडियंट। ये जो इसकी स्लोप थी वो विस्कोसिटी थी। हुक फ्लो क्या था? स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन। ये आपका फ्लूइड के लिए था, ये आपका सॉलिड के लिए था। ये आपको होती है इलास्टिसिटी। यहाँ पे स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन जो होता है कांस्टेंट होता है, यंग मॉडुलस ऑफ द इलास्टिसिटी, दैट इज ई, दैट इज बी आपका हुक फ्लो। व्हाट इज द नंबर ऑफ दिस मॉलिक्यूल वेट ऑफ द सॉल्यूट इन द 1 मीटर कैलोरी सॉल्यूशन? m बटेड v। ये क्या दिखाता है? कंसंट्रेशन को दिखाता है भाई। ये तो दिखा रहा है वेट वर्सेस ये आपका वॉल्यूम, ये दिखाएगा कंसंट्रेशन दिखाएगा। तो मोलर कंसंट्रेशन आपकी यही होती है। एवरेज वेट ऑफ 1000 व्हीट ग्रेन, देखो ये तो याद करना पड़ेगा, इसमें कुछ ज्यादा चाहिए है नहीं। 20 से 35 से 45, ये तो एडिटिव फैक्ट बेस है, इसमें कुछ कर नहीं सकते। एंगल ऑफ रिपोज ऑफ व्हीट ग्रेन, मैंने बताया था व्हीट को याद करने का तरीका क्या है? व्हीट सर ये 23 है, तो लगभग 23 से 27 के बीच में होता है। तो कौन सा वैल्यू आ रही है? C 25 वैल्यू आ रही है, जो एंगल ऑफ रिपोज की इसकी बराबर आ रही है। विच फिजिकल प्रॉपर्टी मेजर द शार्पनेस? देखो दो प्रॉपर्टी आपकी होती है, राउंडनेस और स्पेरिसिटी। राउंडनेस मेजर करती है शार्पनेस को, ये बताता है कि पार्टिकल राउंड कितना है। स्पेरिसिटी ये बताती है कि पार्टिकल स्पेयर में कितना रिजेंबल कर पा रहा है विद रिस्पेक्ट टू द स्पेयर, उसकी रिजेंबलेंस कैसी है। तो ये आपकी शेप को मेजर करती है स्पेरिसिटी, और ये आपकी शार्पनेस को मेजर करती है। तो ए इज राइट आंसर। तो ये शेप को मेजर करेगी, और ये राउंडनेस किसको मेजर करती है? शार्पनेस को। ये पूछा जाता है बार बार। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
राउंडनेस आपका एरिया का रेशियो होता है, प्रोजेक्टेड एरिया डिवाइड बाय द स्मॉलेस्ट सर्कल टाइम, ये डायमीटर का रेशियो होता है, दैट इज इनर लार्जेस्ट और ये स्मॉलेस्ट सर्कल टाइम। द हायर वैल्यू ऑफ द एंगल ऑफ द इंटरनल फ्रिक्शन इंडिकेट्स, देखो एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन क्या दिखाता है, अगर हायर वैल्यू होगी कोहेसिव प्रॉपर्टी दिखाता है, क्या दिखाता है, कोहेसिव प्रॉपर्टी। जितना ज्यादा होगा एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन उतना ज्यादा मटेरियल कोहेसिव होगा, तो क्या हो जाएगा आपका ए। विद इंक्रीज द मोशन ऑफ द कंटेंट, डायरेक्ट रिलेशन है, मोशन कंटेंट अगर इंक्रीज करोगे एंगल ऑफ रिपोज इंक्रीज करेगा। 10 phi r की इक्वेशन है एक, ए बी प्लस सी एम प्लस डी, बहुत ही बेकार सी इक्वेशन है, वो देख लेना। जनरली 10 जो phi r होता है एंगल ऑफ रिपोज जो मोशन कंटेंट के प्रोपोर्शनल आता है, डायरेक्टली इंक्रीज होता है। A science devoted to the study or a deformation of the flow, डिफॉर्मेशन कौन होते हैं, सॉलिड्स, लिक्विड क्या होंगे आपके, फ्लो करेंगे या फ्लूइड से करेंगे फ्लो करेंगे, इन दोनों के स्टडी को क्या बोला जाता है, रियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज। द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ राइस हस्क, ये आपकी होती है 3000 किलो कैलोरी पर केजी, इट इज ए इज राइट आंसर। इफ द ट्रू डेंसिटी एंड द बल्क डेंसिटी इज पोरोसिटी, पोरोसिटी का फॉर्मूला क्या है, 1 माइनस का रो बी डिवाइड बाई रो टी, राइट। तो 1 माइनस बल्क आपकी 0.8 डिवाइड बाई 1.2, क्या आ जाएगा 0.4 डिवाइड बाई 1.2, दैट इज 1/3, 33%, क्या जाएगा ए आपका राइट आंसर है। एंगल ऑफ रिपोज ऑफ द व्हीट ग्रेन, मैंने बताया था फिर से आपको, देखो व्हीट का पहला वर्ड देख लो, ये अल्फाबेट में 23 नंबर पे आता है, कर लो ए बी सी डी एफ डब्ल्यू एक्स वाई जेड, तो ये 23 से 28 हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। टोलिन डिस्प्लेसमेंट इज मेथड यूज, देखो दो होते हैं आपको, एक स्पेसिफिक ग्रेविटी, एक टोलिन डिस्प्लेसमेंट। स्पेसिफिक ग्रेविटी हम पिक्नोमीटर मेथड होता है, टोलिन डिस्प्लेसमेंट हम यूज करते हैं ट्रू डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, ये ध्यान रखो दो डेंसिटी है, ट्रू और बल्क, हम ट्रू डेंसिटी के लिए टोलिन यूज करते हैं, तो आपका ये हो जाएगा ट्रू डेंसिटी के लिए, आपका ट्रू डेंसिटी क्या होती है, मास डिवाइड बाई वॉल्यूम एक्सक्लूडिंग द वॉइड, वॉइड को हटाकर जो वॉल्यूम बचेगा। पिग्नोमेटर मेथड यूज स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाई डेंसिटी ऑफ वाटर, वाटर के रिस्पेक्ट में किसी सब्सटेंस की डेंसिटी कितनी है, ये स्पेसिफिक ग्रेविटी बताता है। सी टोलुइन डिस्प्लेसमेंट अगेन यूज टू ट्रू डेंसिटी। द डायमेंशन ऑफ द कैलोरी, तो कैलोरी क्या होता है, वर्क की यूनिट होती है, राइट, वर्क, तो वर्क की यूनिट क्या होती है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स क्या हो जाएगा, मास इनटू एक्सीलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट, मास का m है, एक्सीलरेशन lt - 2 और ये l, तो m l2 t - 2, दैट इज a इज राइट आंसर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज हैज अ लीस्ट थर्मल कंडक्टिविटी, आपको पता होना चाहिए, सॉलिड्स की ज्यादा होती है, गैस फिर लिक्विड की होती है, फिर गैस की होती है, सॉलिड में भी दो होते हैं, मेटल्स में ज्यादा होगी फिर नॉन मेटल्स की होगी। अब कॉपर तो आपको दिख ही रहा है, ये रहा मेटल्स में आ जाएगा, वाटर आपका लिक्विड में आ गया, ग्लास भी आपका सॉलिड में आएगा, एयर आपकी सबसे कम होती है, एयर की तो बहुत ही कम होती है, 0.02 शायद किलो कैलोरी पर मीटर पर आर डिग्री सेंटीग्रेड होती है, बहुत ही कम, तो एयर की सबसे कम होती है, गैस हो गई आपकी ये डी। 1 स्टोक्स इक्वल टू, ये स्टोक किसकी यूनिट होती है, काइनेटिक विस्कोसिटी की, काइनेटिक विस्कोसिटी की आपकी यूनिट होती है स्टोक, सीजीएस में, इसमें होती है सीजीएस, इसमें मीटर स्क्वायर पर सेकंड होती है, इसमें एमकेएस में, तो 1 स्टोक जो होता है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड के इक्वल होता है, सेंटीमीटर को चेंज करोगे तो 10⁻² का स्क्वायर आ जाएगा, तो 10⁻4 मीटर स्क्वायर बाई सेकंड, तो 1 स्टोक जो है 10⁻4 मीटर स्क्वायर पर सेकंड के इक्वल है। द अमाउंट ऑफ द हीट रिक्वायर्ड टू रेज द 1 ग्राम बाय द 1 डिग्री सेंटीग्रेड इन द कंपैरिजन केसेस, अब देखो the amount of the heat required to raise the temperature of the 1 gram milk by the 1 degree Celsius in comparison to the water is, अब देखो वाटर की स्पेसिफिक हीट क्या पूछा और उसकी मिल्क की स्पेसिफिक हीट आपकी 0.93 किलो कैलोरी पर केजी है, पता नहीं ग्राम है, पर केजी डिग्री सेंटीग्रेड, ये याद कर देख लेना, और वाटर की आपकी होती है 1 किलो कैलोरी 1 केजी पर डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये लगभग इसका 93% होती है, देखो 0.93 है, 1 का अगर आप 93% निकालोगे तब आपका 0.93 आएगा, तो स्पेसिफिक हीट ऑफ मिल्क ऑलमोस्ट 93% ऑफ द स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, तो डायरेक्ट फैक्ट बेस्ड है, तो क्या हो जाएगा बी आपका 93% होती है। एंगल ऑफ रिपोज और व्हीट अगेन ये 23 है, तो 23 से 28 के बीच में बी। टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द यूनिट बाय द 1 डिग्री, द स्पेसिफिक हीट आपकी हो जाएगी, द अमाउंट ऑफ द हीट, एक मिनट देख लो, the amount of the heat in kilocalorie that must be added to remove the 1 kg of the substance to change its temperature by the 1 degree, तो वही है स्पेसिफिक हीट ही आपकी, mcp delta t वही है। the angle of the formed pouring a powder as a heap to a flat surface, ये आपने फ्री फ्लो करा तो ये हीप बनती है और ये फ्लैट सरफेस है, तो हॉरिजॉन्टल और हीप के बीच में जो एंगल बनेगा वो आपका क्या होता है, एंगल ऑफ रिपोज होता है। एक मिनट, क्या होता है,
एंगल ऑफ रिपोज। तो आपका ए इज राइट आंसर, बिल्कुल ठीक है। ये क्या हो गया, है ना। आगे बढ़ते हैं। द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर बाय द 1 यूनिट ऑफ दिस मटेरियल बाय द 1 डिग्री, ये क्या हो जाएगा आपका, इट इज ए स्पेसिफिक हीट। बहुत ही आसान है। आगे बढ़ते हैं। द एंगल ऑफ रिपोज ऑफ द ड्राई सैंडी सॉइल। देखो ड्राई सैंडी सॉइल का एंगल ऑफ रिपोज आपको एक तो क्रॉप के लिए याद करना है, वीट के लिए कितना होता है 23 से 28, पैडी के लिए याद करना है शायद 35 से 50 समझ कितना था पैडी के लिए, 30 से 45 था पैडी के लिए, वो याद करना है। फिर आपको हर एक चीज याद करनी है, मिलेट के लिए याद करना है 20 से 25, याद ये सब चेक कर लेना, 20 से 25 होता है, ये तो आपको याद करना पड़ेगा। 20 से 23 से 20 से 25 है। एक आपको ड्राई सैंडी का भी याद करना पड़ेगा, लगभग 34 डिग्री होता है इसका, देख लो कहाँ फॉर्म कर रहा है, 34 डिग्री नीचे बीच में आएगा, तो सी आपका राइट आंसर हो गया। The amount of the heat that must be added or removed from the 1 kg of strength, ये आपका स्पेसिफिक हीट हो जाएगा बी। रिपीटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ सिंगल ग्रेन, मैंने बताया था सिंगल ग्रेन की थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा होती है बल्क ग्रेन से, कितनी होती है 0.3 से 0.6 किलो कैलोरी पर मीटर आर डिग्री सेंटीग्रेड में। बल्क ग्रेन की आपकी होती है 0.10 से 0.15 बल्क ग्रेन की, और एयर की आपकी होती है 0.02। तो सिंगल ग्रेन की ज्यादा हो गई तो किसकी हो गई 0.3 से 0.6, ये रहा। ये तो है नहीं, बाकी सब तो कुछ रेंज में ही नहीं। नेक्स्ट, when the moisture of the content increases, moisture content अगर increase करेगा तो angle of repose will get increased। अब क्या हो जाएगा, A is right answer। Picnometer method is used to determination of the will the specific gravity, that is C। Given are two statement, increase in the thermal conductivity increase the thermal diffusivity। thermal diffusivity क्या होती है alpha, it's a ratio of the K divided by rho Cp। तो अगर आप thermal conductivity increase करोगे thermal diffusivity भी बढ़ रही है, बिल्कुल ठीक है। Materials having the higher specific heat poses a low thermal diffusivity, बिल्कुल ठीक है। अगर स्पेसिफिक हीट ज्यादा है तो थर्मल डिफ्यूजिविटी कम होगी, तो दोनों स्टेटमेंट ठीक है। तो बोथ स्टेटमेंट ए एंड सेकंड आर ट्रू, बिल्कुल ठीक है। द स्पेसिफिसिटी ऑफ ग्रेन हैविंग द लेंथ ब्रेथ थिकनेस, ये एलिप्सोइडल का आपका लेंथ कितनी है 8, ब्रेथ कितनी है 4 और थिकनेस कितनी है 2। तो ये आपकी स्पेसिफिसिटी का फॉर्मूला आपका होता है एलबीटी, जिसको इक्विवेलेंट डायमीटर ही बोलते हैं इसको, डिवाइड बाई एल। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे, एक मिनट ये मैंने सॉल्व कर रखा है, ये आपका लगभग 0.5 के बराबर आएगा। वैल्यू पुट करनी है जैसे आपको, तो आपको इतना आएगा 0.5 बी। अ ग्रेन हैविंग द एंगल ऑफ द रिपोज इज 45 डिग्री वाज सब्जेक्टेड टू द फ्री फॉल फ्रॉम अ पाइल, ठीक है। ये रहा एंगल ऑफ रिपोज कितना है, दैट इज अ 45 डिग्री। इफ द बेस ऑफ द पाइल इज 8 सेंटीमीटर, ये रहा बेस ऑफ द पाइल इज, दैट इज डीबी, दैट इज 8 सेंटीमीटर। पाइल हाइट कितनी होगी, ये आपकी पाइल हाइट है डेल्टा एच। तो अगर आप इसमें लगाओगे 10 फाई आर, ये किसके इक्वल होगा डेल्टा एच बाई डीबी। ये देखो ये रहा, ये आपका डीबी बाई 2 हो जाएगा, राइट। ये तो अगर आप इस ट्रायंगल में लगाओगे, इस ट्रायंगल में, तो फाई एच डिवाइड बाई डीबी बाई 2 ये आ जाएगा। तो 10 फाई आर गिवन है 1045, इट इज डेल्टा एच आपको निकालना है। डायमीटर ऑफ द प्लेटफॉर्म गिवन है, बेस ऑफ द पाइल इज 8 सेंटीमीटर, बेस ऑफ द पाइल का डायमीटर गिवन है, इट इज 8 बाई 2। तो डेल्टा एच आपको कितना आ गया, इट इज 4, 10 फाई आपका 1045 बन हो जाएगा, तो 4 सेंटीमीटर। तो ए इज योर राइट आंसर। द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ कोरिएंडर लीव्स, कोरिएंडर के जो पत्ते होते हैं उसकी कोलिफेयर से क्या होती है ज्यादा, ये फैक्ट याद करना पड़ेगा। इसमें तो आप कुछ कर नहीं सकते, एट द एंड इट्स अ फैक्ट बेस्ड पेपर दैट यू विल हैव टू रिमेंबर, इसमें आप कुछ कर नहीं सकते। रैंडम क्वेश्चन पूछ लेते हैं कभी भी। डायलेटेड फ्लो बिहेवियर ओकर्स व्हेन इंक्रीजेस इन द शेयर रेट, आपको भी पता था, ये अगर लीनियरली इंक्रीज कर रहा है, ये शेयर रेट है, वेलोसिटी ग्रेडियंट है, इसको शेयर रेट ही बोल रहे हैं। डायलेटेड आपका ये होता है, इफ यू इंक्रीज द शेयर रेट विस्कोसिटी विल गेट इंक्रीज। तो अगर आप देखोगे तो शेयर रेट क्या हो रहा है, इंक्रीज करता है, द शेयर स्ट्रेस इंक्रीजेस, ये आपका इंक्रीजिंग बिहेवियर है। एन क्या होगा, मैंने बताया दिल वाले, डिलीटेंट, दिल दिख रहा है, दिल वाले सब कुछ बड़ा है, ज्यादा भी बढ़ेगा, एन भी ग्रेटर देन 1 है, और ये थिक भी, इनको बोला जाता है शेयर थिकिंग फ्लूइड। क्या हो जाएगा आपका बी राइट आंसर। सूडोप्लास्टिक होता तो वो डिक्रीज होता, आप ये करोगे तो आपकी ये डिक्रीज होगी, हर पॉइंट पर स्लोप देख लो कम होगी। इनको बोला जाता है थिन, शेयर थिनिंग, ठीक है। ये सब आप ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। द थर्मल कंडक्टिविटी स्पेसिफिक एंड थर्मल डिफ्यूजिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी गिवन है 0.14, ठीक है। स्पेसिफिक हीट गिवन है 1.54 किलो जूल, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, जूल में ले आओ। और डिफ्यूजिविटी अल्फा गिवन है 0.79 - 7। डिटरमाइन द डेंसिटी हमें निकालना है, तो अल्फा क्या हो जाएगा, डिवाइड के डिवाइड बाई रो सीपी। तो अल्फा की वैल्यू रख दो यहाँ पे 0.79 - 7, के 0.14 हो जाएगा। डेंसिटी हमें निकालनी है, सीपी की वैल्यू रख दो 1.454 × 1000। रो को निकालोगे तो आएगा 1150
0.747, तो बी इज योर राइट आंसर। सीमेंस इज द यूनिट ऑफ, देखो आपने अगर आपने क्लास 12 में पढ़ा हो, रेजिस्टेंस पढ़ा होगा। रेजिस्टेंस क्या होता था, वेलोसिटी इज इक्वल टू द वोल्टेज इज इक्वल टू आई आर, करंट है ना। रेजिस्टेंस की यूनिट होती थी ओम, ओ एच एम, इसको इस सिंबल से दिखाते थे। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस इसका उल्टा होता है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ये दिखाता था विरोध करना, रेजिस्ट करना, ये कंडक्टेंस मतलब इलेक्ट्रिकल को फ्लो करना, कंडक्टेंस ये इसका उल्टा होता था। तो इसकी डायमेंशन होती थी 1 बाई रेजिस्टेंस, 1 बाई ओम, जिसको मोहो बोलते हैं, इसको उल्टा लिख दो, इसको दिखाते हैं और सीमेंस। ये तो कंडक्टेंस की आपकी दो यूनिट होती है, मोहो और सीमेंस। कंडक्टिविटी की अलग होती है, कंडक्टिविटी की होती है मोहो बाई सेंटीमीटर, राइट, मोहो बाई मीटर और मोहो बाई सेंटीमीटर, है ना। ये ध्यान रखो, कंडक्टिविटी अलग है, कंडक्टेंस अलग है, तो इसकी यूनिट मोहो या सीमेंस। तो सीमेंस यूज होता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नहीं है, ये तो क्या होती है, मोहो बाई सेंटीमीटर होती है, गलत है। टेम्परेचर की तो केल्विन ये रहेगा, ये भी स्ट्रेंथ की न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर फोर्स ले लो इसमें, तो रेजिस्टेंस। ठीक है, देखो ये डिबेटेबल है। देखो ये तो चाहिए, तीनों तो हो नहीं सकते, कंडक्टिविटी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे कंडक्टेंस आना चाहिए था। कंडक्टिविटी नहीं, कंडक्टेंस ज्यादा सही वर्ड है, क्योंकि इसकी तो डीएस बाई एम होती है, सीमेंस पर मीटर। ठीक है, सीमेंस को दिखा दिया, बट सीमेंस पर मीटर होती है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, दो आप चेक कर लेना एक बार। आगे बढ़ते हैं। द इंस्ट्रूमेंट विच मेजर द टोटल हेमिस्फेरिकल सोलर रेडिएशन, रेडिएशन को यूज करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, पायरोनोमीटर यूज करते हैं रेडिएशन को यूज करने के लिए। पिक्नोमीटर आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी को मेजर करता है। आगे बढ़ते हैं। ऑप्टिकल पायरोमीटर, देखो पायरोमीटर जो होता है आपका टेम्परेचर को मेजर करता है। ऑप्टिकल पायरोमीटर आपका हाई टेम्परेचर, लाइक फर्नेस वगैरह का टेम्परेचर मेजर करना है, तो हम ऑप्टिकल पायरोमीटर यूज करते हैं। तो ऑप्टिकल पायरोमीटर से हम हाई टेम्परेचर को जो है मेजर करते हैं। आगे, थर्मल कंडक्टिविटी यूनिट Q इज इक्वल टू के ए डेल्टा टी बाई डेल्टा एक्स होता है। Q की यूनिट हो जाएगी वॉट, जूल पर सेकेंड, एरिया की मीटर स्क्वायर, इसकी केल्विन बाई मीटर, तो ये मीटर से मीटर कैंसिल, तो इसको इस साइड लेके जाओ तो K की यूनिट आपकी हो जाएगी वॉट डिवाइड बाई मीटर केल्विन, तो ये रहा आपकी B। फॉर सूडोप्लास्टिक फ्लूइड इंक्रीज इन द शेयर रेट, सूडोप्लास्टिक क्या होते हैं, ये वाले, ये सूडोप्लास्टिक। आप शेयर स्ट्रेस को विस्कोसिटी डिक्रीज हो रही है, इस लाइन पे स्लोप खींचोगे इस पॉइंट पर, ये इसकी स्लोप है, फिर ये स्लोप फ्लैटर होती जाएगी, तो इफ यू इंक्रीज द शेयर स्ट्रेस द विस्कोसिटी विल गेट डिक्रीज। दैट्स व्हाई ये पड़े पड़े ना पतले हो जाते हैं, थिनिंग, क्योंकि विस्कोसिटी कम हो रही है। विस्कोसिटी ये दिखा रहा है गाढ़ापन को, इनकी विस्कोसिटी बढ़ती है पड़े पड़े शेयर स्ट्रेस के साथ, सॉरी, है ना। तो आपकी क्या होगी, इंक्रीज इन द शेयर रेट विल डिक्रीज इन द एपरेंट विस्कोसिटी। आपने ये बढ़ाया तो विस्कोसिटी होगी डिक्रीज होगी। स्पेसिफिक हीट ऑफ द सैचुरेटेड वाटर, आपको पता है वाटर की स्पेसिफिक हीट कितनी थी, अगर आप देखोगे तो किलो जूल में 4.18 किलो जूल होती है, नहीं, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर मैं ही भूल गया, कितनी थी, हाँ यही तो होती है 4.18 किलो जूल पर किलोग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। कैलोरी में आओगे तो 1 किलो कैलोरी, है ना, क्योंकि एक कैलोरी में 4.18 जूल होते हैं, आप कन्वर्ट कर सकते हो, 1 किलो कैलोरी होती है। लेकिन ये होती है आपके नॉर्मल टेम्परेचर पर। अगर सैचुरेटेड टेम्परेचर की बात करो, क्योंकि स्पेसिफिक हीट क्या बताता है, इट शो टू रेज द टेम्परेचर ऑफ एनी सबस्टेंस बाय द 1 डिग्री, मतलब डेल्टा टी शुड बी 1 डिग्री। ये आपको होता है ना Q इज इक्वल टू mCp डेल्टा टी, इट्स द अमाउंट ऑफ द हीट नीडेड फॉर द 1 यूनिट ऑफ द सबस्टेंस फॉर द पर यूनिट डिक्रीज इन द टेम्परेचर, राइट। 1 डिग्री टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए 1 किलोग्राम मास से कितनी हीट चाहिए, ये आपकी स्पेसिफिक हीट होती है। यहाँ पे ध्यान से देखो, आपका सैचुरेटेड में क्या होगा, आपका डेल्टा टी तो कुछ होगा ही नहीं, यहाँ पे फेस चेंज हो रहा है। इन द सैचुरेटेड कंडीशन देयर विल बी फेस चेंज, तो जो आपकी स्पेसिफिक हीट होती है वो माइनस में होती है। तो किस में होती है, माइनस में, तो ये आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, नेगेटिव। कैलकुलेट द स्पेसिफिक हीट ऑफ द ऑरेंज जूस कंसिडर्ड हैविंग अ सॉलिड कंटेंट ऑफ दिस। तो आपको अगर ये आपको इसका फॉर्मूला पता हो, अगर आपको मैंने बताया था, ये जो फॉर्मूला था बहुत ही इंपॉर्टेंट था, क्या था, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फॉर्मूला था, एक मिनट, हाँ फॉर्मूला आपका ये था 0.2 सॉलिड कंटेंट प्लस 1 ऑफ नॉन सॉलिड कंटेंट, ये रहा। ठीक है, आपको ये स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला होता है, तो 0.2 ये आपको देता है BTR डिवाइड बाई LB R फ़ारेनहाइट में, ये फॉर्मूला था। सॉलिड कंटेंट कितना है 35%, यानी 0.35 प्लस 1, नॉन सॉलिड कंटेंट कितना हो जाएगा 65%, राइट, फ्लूइड में, यानी 0.65। तो इसको सोल्व करोगे तो कितना आएगा, ये 0.35 को करोगे तो ये आपको हो जाएगा 0.07। एक मिनट इसको कर ही देते हैं, मैं कैलसी लेके आऊंगा, एक मिनट। 0.2
इंटू 0.35 प्लस 0.65, ये आपका है 0.72। एक मिनट, पेन नहीं चल रहा, पेन नहीं चल रहा यार। हाँ चल गया, ठीक है, होता है 0.72 के इक्वल होता है आपका, दैट इज सी से राइट आंसर। बहुत ही आसान था, तो ये आपका ये फॉर्मूला होता है जो आपको याद करना है। नेक्स्ट, द मटेरियल हैविंग द कांस्टेंट थर्मल कंडक्टिविटी इन रिस्पेक्टिव डायरेक्शन, अगर ये थर्मल कंडक्टिविटी हर डायरेक्शन में सेम रहे तो आपका होता है आइसोट्रोपिक। डायरेक्शन की बात करें अभी तो आपका आइसोट्रोपिक हो जाएगा सेम। टाइम इंडिपेंडेंट नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स, देखो एक तो आपका होता है न्यूटोनियन, नॉन न्यूटोनियन, इसके अंदर भी दो आते हैं, टाइम डिपेंडेंट, टाइम इंडिपेंडेंट। जो भी हमने पढ़े थे सूडोप्लास्टिक, डिलीटेंट, बिंगम प्लास्टिक, ये आपके टाइम इंडिपेंडेंट है, सॉरी टाइम इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट कौन से थे? थीक्सोट्रोपिक और रियोट्रोपिक। ये रियोट्रोपिक थीक्सोट्रोपिक क्या थे? जिसकी विस्कोसिटी इंक्रीज होगी वो आपका क्या था? रियोट्रोपिक था। विद टाइम, मतलब विस्कोसिटी होता है शेयर स्ट्रेस, विद टाइम इंक्रीज होगी तो रियोट्रोपिक है, अगर डिक्रीज होगी तो क्या है? थीक्सोट्रोपिक है। ये रहा। तो अगर हम बात करें तो ये टाइम डिपेंडेंट है, ये भी टाइम डिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट कौन से है? शेयर थिनिंग। शेयर थिनिंग को क्या बोलते हैं? सूडोप्लास्टिक, जो पतले होते जाते हैं, थिनिंग। तो ये आपके क्या टाइम इंडिपेंडेंट है, तो इंडिपेंडेंट में आपका आ जाएगा सी। नेक्स्ट, द टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ द विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड इज रिलेटेड बाय अ मैकेनिकल रिलेशन व्हिच नोन एज द इट इज आरएनएस इक्वेशन। अब देखो विस्कोसिटी जो होती है टाइम के साथ वेरी कर रही है टेम्परेचर के साथ, तो ये आपने दिया था आरएनएस साइंटिस्ट ने, क्या दिया था? आरएनएस साइंटिस्ट ने, ये वाला, इट इज सी इज राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। द ऑप्टिकल पायरोमीटर किसके लिए मेजर करते हैं? हाई टेम्परेचर के लिए, इट इज बी इज राइट आंसर। Rheology is a science of, it is a flow of the deformation and the flow in the viscoelastic, it is C, बिल्कुल ठीक है। डिफॉर्मेशन और फ्लो दोनों का स्टडी कर रहे हैं, दोनों मटेरियल का। विस्कस आपका फ्लूइड हो गया, इलास्टिक आपका सॉलिड हो गया। हम विस्कोइलास्टिक मटेरियल पढ़ते हैं, दोनों की प्रॉपर्टीज होती है। नेक्स्ट, द रिलेशनशिप बिटवीन द थर्मल डिफ्यूजिबिलिटी, थर्मल कंडक्टिविटी एंड दिस, आपको पता होना चाहिए थर्मल डिफ्यूजिबिलिटी K डिवाइड बाय रो Cp के इक्वल होती है, ये रहा। तो A इज योर राइट आंसर। Which of the following which has a least thermal conductivity, मैंने बताया था मेटल्स, फिर आपके नॉन मेटल्स, फिर आपके लिक्विड, फिर आपकी गैस। एयर एक गैस है तो इसकी सबसे कम होती है, क्या हो जाएगा? डी से राइट आंसर। प्रेशर की यूनिट क्या हो जाएगी? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, पास्कल बोलते हैं। थर्मल कंडक्टिविटी क्या है? वोट पर मीटर केल्विन, ये रहा। स्पेसिफिक हीट क्या है? किलो जूल पर किलोग्राम, ये। एक्सेलरेशन क्या है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मास ट्रांसफर कोएफिशिएंट क्या है? मीटर पर सेकंड, तो ये रहा आपका इसका आंसर। कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ राइस कितना होता है? 3000 किलो कैलोरी। देखो IRI PhD का था 2013 का पेपर है। द डायमेंशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी भी होता है, वर्क किएगा तो इसका भी ml2 t-2 होता है। ड्राइव भी कर सकते हो, mgh ले लो, हाफ mv² ले लो, कहीं से भी ड्राइव कर लो। ए, द यूनिट मेजरमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, देखो ये सही है, कंडक्टेंस। कंडक्टेंस का आपका होता है सीमेंस, जो क्या बोलते हैं? मोहो भी बोलते हैं, MHO। क्या जाएगा? डी आपका राइट आंसर। द ट्रू डेंसिटी ऑफ दिस, आपको ट्रू डेंसिटी गिवन है 1000, बल्क डेंसिटी गिवन है 40, पोरोसिटी निकालनी है तो पोरोसिटी इक्वल टू 1 माइनस का रो बी डिवाइड बाय रो टी, तो 1 माइनस 40 डिवाइड बाय 1000, दैट इज 960 डिवाइड बाय 1000, दैट इज 0.96 डी। 100 यूनिट ऑफ द स्पेसिफिक हीट वर गिवन, the 100 unit of heat is given to a unit mass of the water and the mercury each। ठीक है, आपने हीट दी है 100 यूनिट की, किसको लिए? मरकरी को और वाटर को। द राइज इन द टेम्परेचर इज, आपको पता है हीट किसकी इक्वल होती है? mCp डेल्टा टी, ये भी mCp डेल्टा टी, दोनों की हीट बराबर है। यूनिट मास है दोनों का, तो ये भी हटा दो, मास 1 है, इसका भी 1 है, तो स्पेसिफिक हीट दोनों की बराबर है, यानी Cp ऑफ वाटर ऑफ डेल्टा टी ऑफ वाटर विल बी इक्वल टू, तो दोनों की हीट हमने सेम दी है, Cp ऑफ मरकरी ऑफ डेल्टा टी ऑफ ये। अब आपको पता होना चाहिए स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर कितनी होती है। आपकी स्पेसिफिक हीट वाटर आपकी होती है 4.18 या फिर 4.2 किलो जूल पर किलोग्राम डिग्री सेंटीग्रेड।
मरकरी की अगर मैं बात करूं तो मरकरी की आपकी होती है 0.14 किलो जूल पर किलोग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। तो इन दोनों में इतना डिफरेंस होता है। तो अगर आप यहाँ पे रखोगे तो ये 4.2 इंटू डेल्टा टी ऑफ वाटर इज इक्वल टू 0.14 इंटू डेल्टा टी ऑफ मरकरी। तो अगर आप यहाँ से रेशियो निकालोगे डेल्टा टी ऑफ मरकरी डिवाइड बाई डेल्टा टी ऑफ वाटर का, ये अप्रोक्स 30 आएगा। तो मरकरी का जो होता है ज्यादा आपका टेम्परेचर राइज होगा, तो डेल्टा टी ऑफ मरकरी विल बी हायर। So the rise in the temperature will be more, mercury will be more than in the water. Mercury में ज्यादा होगा, लगभग 30 गुना ज्यादा है। B. When a liquid is placed in a sealed container, the molecule of the liquid evaporated into a space above the fluid. After the equilibrium is reached, the vapor is extended pressure, इसको vapor pressure बोलते हैं। Direct definition है C. At very low pressure, the thermal conductivity of the gas is approached. देखो थर्मल कंडक्टिविटी का प्रेशर के साथ रिलेशनशिप होना ना बड़ा मुश्किल काम है। इट्स वेरी रिसर्च टॉपिक, क्योंकि इसकी जो थर्मल कंडक्टिविटी होती है प्रेशर पर डिपेंड करती है, लेकिन रेंज पर लाइक आप थोड़े प्रेशर पे करेगी फिर और बढ़ाओगे नहीं, जनरली आपका लाइक सेम रिलेशनशिप होता है। इफ यू इंक्रीज इफ यू डिक्रीज इट विल डिक्रीज, बट ज्यादा डिपेंड नहीं करती। लेकिन अगर लो प्रेशर पे लगभग 0 की ओर अप्रोक्स होती है। बी, इफ रो बी एंड द रो टी आर द बल्क एंड द टू डेंसिटीज एंड द वॉइड फ्रैक्शन, और द वॉइड फ्रैक्शन बोलो पोरोसिटी बोलो, एक ही बात है। वॉइड देखो क्या होता है, 1 माइनस का रो बी बाई रो टी, ये आपका होता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम। तो ये आपका हो जाएगा 1 माइनस का रो बी बाई रो टी। द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द थर्मल कंडक्टिविटी, डिफ्यूजिविटी एंड टेम्परेचर ऑफ द गैस कैन बी डिक्राइज। देखो थर्मल कंडक्टिविटी एंड डायनेमिक विस्कोसिटी एंड टेम्परेचर ऑफ गैस, अगर मैं गैस की बात करूं, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो थर्मल कंडक्टिविटी बढ़ेगी गैस के लिए। विस्कोसिटी अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तभी विस्कोसिटी बढ़ेगी गैस के लिए। यही अगर लिक्विड होता तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो थर्मल कंडक्टिविटी कम होती है लिक्विड की, और यही विस्कोसिटी टेम्परेचर बढ़ाओगे तो थर्मल कंडक्टिविटी कम होती है लिक्विड की। ये लिक्विड के लिए होता है, तो गैस के लिए दोनों के लिए इंक्रीज है। तो डायनेमिक विस्कोसिटी एंड थर्मल कंडक्टिविटी बहुत इंक्रीजेस विद टेम्परेचर इंक्रीज। तो डी इज द राइट आंसर। द स्पेरिसिटी ऑफ पार्टिकल इज डिफाइंड है। देखो स्पेरिसिटी क्या होता है, सरफेस रेशियो ऑफ राइट फॉर अ स्पेयर हैविंग द पार्टिकल वॉल्यूम टू द पार्टिकल टू सरफेस रेशियो ऑफ द पार्टिकल, राइट। ये आपका देखो ये आपका होता है स्पेयर, आप ये समझो, बता रहा हूँ थोड़ा, सरफेस रेशियो ऑफ पार्टिकल मतलब ये निकाला जाता है आपका इक्वेट करके। कैसे इक्वेट करके, देखो मैंने ये डिस्कस करा था, वैसे ये पेन नहीं चल रहा है, एक मिनट, पेन प्रॉब्लम कर रहा है। हाँ देखो ये क्या होती है, स्पेरिसिटी क्या होती है, इट्स अ सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो ऑफ दैट पार्टिकल which volume is equal to the volume of sphere divided by surface to volume of that particle। जैसे क्यूब का निकालते हैं, इन्होंने क्यूब का पूछा है, क्यूब की ए शेप मान लो, लेट एज्यूम दैट क्यूब इज ए शेप, वॉल्यूम ऑफ क्यूब का हो जाएगा ए क्यूब, सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया 6a स्क्वायर। तो सरफेस एरिया टू वॉल्यूम क्या हो जाएगा आपका 6a स्क्वायर डिवाइड बाई ए क्यूब, दैट इज 6/a। तो ये तो आपका आ गया 6/a। ये रहा सरफेस, आपको वॉल्यूम निकालना है उस पार्टिकल का जिसका वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल किसके इक्वल है, स्पेयर के। मतलब ये जो क्यूब है अगर मैं इसको स्पेयर के इक्वल मानूं, इसको पिघला के मैं स्क्वायर बनाऊं, जो डायमीटर आपका आएगा, जो वॉल्यूम ये देगा वो ये हो जाएगा, राइट। सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर क्या होता है आपका 4πr स्क्वायर, आर लिख दो dp/2। वॉल्यूम का होता है स्पेयर का 4/3πr क्यूब, राइट। यही तो आपका होता है। इसको अगर आप सोल्व करोगे तो ये आपका 6/dp आता है। क्या आता है, 6/dp। तो हमें पहले dp निकालना है, ये वो dp है जिसका स्पेयर का वॉल्यूम पार्टिकल के वॉल्यूम के इक्वल है। तो सबसे पहले काम होता है dp निकालना। तो अगर आप ये निकालोगे तो ये आपको हो जाएगा वॉल्यूम कितना है इसका a क्यूब, इसको इसके वॉल्यूम के इक्वेट करो तो आपका a क्यूब इज इक्वल टू 4/3π dp/2। यही तो आपका स्पेयर का वॉल्यूम होता है। यहां से dp की वैल्यू निकालो a के रिस्पेक्ट में और यहाँ पे पुट कर देना। तो अगर आप देखोगे तो स्पेरिसिटी क्या होती है सर, ये रहा 6/dp इंटू सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो ऑफ पार्टिकल। ये dp कैसे निकलेगा, जिस पार्टिकल की आपको निकालनी है उसका वॉल्यूम निकालो स्पेयर के वॉल्यूम के इक्वल 4/3π dp/2 का क्यूब। यहां से dp की वैल्यू निकाल लो इसके टर्म्स में, a के टर्म्स में, ये फंक्शन ऑफ a आ जाएगा, इसको यहां पे रख दो। s/v आपका आ ही चुका है, ये क्या है, सरफेस एरिया कितना था आपका 6a स्क्वायर, वॉल्यूम कितना था a क्यूब, तो ये तो आ ही चुका 6/a। तो ये सब कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका बचेगा π/6 और 1/3। मैं सॉल्व नहीं कर रहा, इसको बच्चा वाला तो पुट द वैल्यू गेट द आंसर वाला ही बात है। ये आपका होता है π/6 और 1/3। द इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर ऑन द विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड, ये आपका होता है c, म्यू इज इक्वल टू a e टू द पावर b/t। क्या होता है आपका, c राइट आंसर। ठीक है, तो इसमें इतने क्वेश्चन थे। थैंक यू वेरी मच।